सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज 25 अप्रैल के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम प्रश्न फिर से पहलगाम की घटना को लेकर खबर है। सरकारें अब काम करेंगी इसको रिटेलिएट करने के लिए, साथ ही साथ चुनौती अपने आप में आने वाले समय में सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी होने वाली है कि कैसे ऐसी घटनाओं को कम करा जाए। आगे बढ़ते हैं आज के संपादकीय की ओर। शक्ति का संदेश फिर नाउम्मीदी के बीच। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और आर्थिक सहयोग विकास संगठन के बाद विश्व बैंक ने जिस तरह भारत की वृद्धि अनुमान में 0.5% तक की कटौती की है, उससे बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मगर सवाल यह है कि जब हम भारत को अगले कुछ वर्षों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के दावे कर रहे हैं, तो आखिर क्या वजह है कि वृद्धि अनुमान बार बार डगमगाते दिखते हैं। सच है कि अमेरिका की नई व्यापार नीति के बाद छिड़े शुल्क संग्राम के बीच दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल है। चीन से उसका टकराव बढ़ने से स्थितियाँ बिगड़ी ही हैं। वहीं पिछले एक दशक में आए कई झटकों की वजह से पूरे दक्षिण एशिया के देशों के पास मौजूदा वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए सीमित उपाय ही हैं। इस बीच वैश्विक एजेंसियों ने भारत का वृद्धि अनुमान घटाकर एक तरफ से हमें संतुलित किया है। हालांकि यह उम्मीद अभी भी एक देश तेजी से बढ़ रही दुनिया का प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा और वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों धीमी पड़ने पर भी भारतीयों की आर्थिक आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 6.2 से 6.7 की दर से बढ़ सकती है। देखिए, ये सब जो प्रोजेक्शंस होते हैं जीडीपी वगैरह के ना, ये तमाम डेटा एनालाइज करके करे जाते हैं समय समय पे क्वार्टर्स में। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। भारत के आर्थिक विकास में गिरावट की जो वजह बताई जा रही हैं, उनमें नीतिगत अनिश्चितता तो है ही, वहीं सार्वजनिक पूंजी निवेश भी घटा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम उम्मीद से कम विकास कर पाए, तो इसे गंभीरता से लेना होगा। उद्योग, कृषि, व्यापार और कई क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के दौरान हमें ये भी देखना होगा कि विकास के क्रम में अगर आम आदमी पीछे छूट रहा है, तो उसका क्या कारण है। चिंता की बात है कि उपभोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए करों में कटौती और कई बदलावों के बावजूद निजी निवेश की गति मंद पड़ रही है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट्स भारत में कम हो रही, ये एक बड़ी चुनौती है। और एक स्लो मार्केट भी एक डर का माहौल बनाई हुई है। इन्हीं सब प्रोजेक्शंस के आधार पे वर्ल्ड बैंक अपनी जीडीपी के एस्टिमेट्स डेटा देता है, ग्रोथ के डेटा देता है, मगर फिर भी पॉजिटिव आउटलुक है हमारा इस चीज़ को लेकर। आगे बढ़ते हैं। फसलों में प्रयोग के खतरे, केसी त्यागी जी ने लिखा है। शीर्ष न्यायालय में आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी जीएम फसलों के परीक्षण पर लगी रोक पर सुनवाई होनी है। पर्यावरण मंत्रालय की अनुमोदित समिति की संस्तुति ऐसी फसलों के लिए अनिवार्य होती है। उससे समिति ने इसे मंजूरी देने से इनकार किया है। संसद की अन्य दो समितियों की रपट में भी जीएम फसलों के स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रभावों के आकलन के बिना मंजूरी दे देने की बात कही गई है। भारत की पहली अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों का फसल धारा सरसों हाइब्रिड डीएमएच, जो हमारा पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है, जीएम क्रॉप जैसे हम कहते हैं, वो रही है धारा सरसों हाइब्रिड DMH11। तो याद रखिएगा DMH11। बीज के रूप में व्यावसायिक रूप से आवश्यक न्यूनतम मापदंड को पूरा करने विफल रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पिछले रबी सीजन में 6 अलग अलग स्थानों के किए गए क्षेत्रीय परीक्षण के परिणामों के अनुसार DMH11 की उपज लगभग 26 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। कहा जा रहा है कि 1000 बीजों पर यह लगभग 3.5 ग्राम है, जो कि बीज किस्म के रूप में अधिसूचना के पात्र होने के लिए 4.5 ग्राम के मानक से कम है। वैसे प्रति 1005 और 5.5 ग्राम से कम वजन वाले बीज सरसों की फसल की मशीनीकृत कटाई को मुश्किल बनाते हैं। मशीनीकृत कटाई के दौरान कम वजन वाले सरसों के बीज उड़ जाते हैं, इसलिए उत्तरी क्षेत्र के किसानों द्वारा हमें इसे पसंद नहीं किया जाता। अन्य व्यावसायिक संस्थानों के साथ साथ नीति आयोग जीएम फसलों के लिए अड़ा हुआ है। कार्यबल की मसूदी रिपोर्ट में दलहन एवं तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए जीएम बीजों के इस्तेमाल
बिजली पर सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने और किसानों को उपज के लिए घटे मूल्य पर भुगतान प्रणाली अपनाने की सिफारिश की जा चुकी है। जीएम फसलों के समर्थकों का एकमात्र तर्क यह है कि इसके प्रयोग से फसलों का उत्पादन बढ़ेगा और देश की अनाज समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स तो वेस्टर्न नेशंस में भारी मात्रा में इस्तेमाल हो रही है। यूएस वगैरह में बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे मॉन्साटो है, ये भारी मात्रा में जीएम क्रॉप्स प्रोवाइड करा के, ये जीएम क्रॉप बेसिकली क्या होते हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट होते हैं, पर्यावरण या किसी प्रकार की पर्यावरण में परिवर्तन को झेल ले जाते हैं, कीट वगैरह से बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं और न्यूनतम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट देने की बात करते हैं। अब दुष्प्रभाव भी होते हैं इसके। दुष्प्रभाव क्या होते हैं कि पूरी कहीं न कहीं ज़मीन को भी ख़राब ही कर देते हैं। फिर जीएम क्रॉप लगाने के बाद नॉर्मल क्रॉप तो ज़मीन पे नहीं उग सकती। निश्चित रूप से इससे कम अवधि के लिए फसलों को पैदावार में वृद्धि होती है, लेकिन इससे दूरगामी परिणाम नुकसानदेह होते ही हैं। जीएम तकनीक के अंतर्गत बीजों के स्वजातीय जीन के आदान-प्रदान की प्रक्रिया नष्ट कर दूसरी प्रजाति के जीन को समाहित किया जाता है। ऐसी प्रक्रिया से तैयार बीज अप्राकृतिक और रासायनिक हो जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसे अप्राकृतिक बता चुका है। देश में अभी तक जीएम फसलों के रूप में बीटी कपास की व्यावसायिक खेती हो रही है। वर्ष 10 में बीटी बेमन और को भी मंजूरी दिलाने की कामयाबी शुरू हुई थी, पर 9 राज्य सरकारों ने कई पर्यावरण विशेषज्ञों और कई लोगों ने इसे बना कर दिया था। देखिए, मतलब अभी भी कई क्षेत्रों में इसको लेके बहुत ही नेगेटिव फीडबैक है। एक गंभीर मसला है। सरसों बिहार का प्रमुख तिलहन है और बिहार देश के प्रमुख शहद उत्पादक राज्यों में शामिल है। नीतीश कुमार ने इस तकनीक को बाजार में उतारने पर आश्चर्य व्यक्त किया है। पारंपरिक किस्मों की तुलना में जीएम किस्म को लेकर बड़ा चढ़ाकर दावे किए जा रहे हैं। अब देखिए, जब जब गवर्नमेंट या कोई भी एजेंसी प्रमोट करती है जीएम क्रॉप्स को, तो यही कहती है कि आपको जीएम क्रॉप्स में कम इनपुट लगाना पड़ेगा, पानी का और तमाम मैन्योर का, न्यूट्रिएंट्स वगैरह के लिए। ये क्लाइमेट रेजिलिएंट है, आंधी तूफान बारिश कुछ भी आ जाए ये उनको झेल ले जाएगी। दूसरी बात है, इसका ड्यूरेशन बहुत कम है उगने का। मतलब ये नहीं कि आपको पूरा पूरा वेट करना पड़ा, एक कम अवधि में ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट देगी आपको। ये तो बस तमाम बातें करी जाती हैं, मगर इसके अलावा जो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, पूरी कृषि खत्म करने के हिसाब से देखे जाते हैं। विश्व के अन्य भागों में जीएम फसलों के परीक्षण अच्छे साबित नहीं हुए। अमेरिका में 1% भूभाग में आनुवांशिक रूप से संशोधित मक्का की खेती की गई, जिसमें 50% गैर जीएम खेती को संक्रमित कर दिया। मतलब मैं कहा ना, जो नेचुरल फसल है ना उसको भी डस्ट कर देगी ये। मतलब उसके बाद आप नेचुरल फसल भी नहीं उगा पाएंगे। उत्पादन बढ़ाने की होड़ में चीन ने भी अपनी ज़मीन पर धान और अ, मक्के की खेती की, मगर 5-6 वर्षों में ही वहाँ के किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। वर्ष 14 के बाद वही जीएम खेती लगभग बंद करनी पड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय भी एक्सपेरिमेंट्स करे गए थे, उन सब में आपको इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही मिला है। जैसे खराब प्रयोग बीटी कपास के उत्पादन में हुआ, जिसमें हम अभी भी झेल रहे हैं। वर्ष 2003 में देश में बीटी कपास की व्यावसायिक खेती को मंजूरी मिली। बीटी कपास से देश के कपास उत्पादक किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको लेकर संसद की कृषि मामलों की समिति ने अपनी रिपोर्ट में काफ़ी कुछ कहा। कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स संभावना एवं प्रभाव नामक रिपोर्ट में बताया गया कि बीटी कपास की व्यावसायिक खेती करने से कपास उत्पादक किसानों की माली हालत सुधरने के बजाय बिगड़ी है। इस कपास में कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करना पड़ा। महाराष्ट्र में इन दिनों अपनी कपास को कीड़े से बचाने की जुगत में किसान द्वारा अनजाने में मौत को गले लगाने की कई मामले सामने आ रहे हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है एजेंसीज़ को, गवर्नमेंट को। आगे देते हैं। फिलहाल आज की इतनी रखते हैं। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ।